बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय व्यूअर्स एंड स्टूडेंट्स लास्ट वीडियो में हम लोगों ने डायूरेटिक्स की क्लासिफिकेशन को पढ़ा था। कार्बोनिक एनहाइड्रेस इनहिबिटर एंड लूप डायूरेटिक्स को हम लोगों ने स्टडी किया था। इस वीडियो में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं थायज़ाइड डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स एंड ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। तो इनको स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आप लोग मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोस के बारे में आपको पता चलता जाए और आपकी इन्फॉर्मेशन में भी इजाफा और आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हों। ये वीडियोस मैंने बनाई हैं ताकि हम लोग एक क्विक रिव्यू कर सकें और क्विक एंड कम्प्रीहेंसिव रिव्यू कर सकें डायूरेटिक्स का, ताकि हमें कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा समझ आ सके। ठीक है, ये नोट्स अगर आपको चाहिए तो इसका जो मेथड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी कि किस तरह से आपको ये नोट्स जो हैं वो मिल सकते हैं। ये एक तरह की समरी है जो कि एक बहुत क्लियर पिक्चर आपको प्रोवाइड करती है डायूरेटिक्स की। तो सबसे पहले हम लोग थायज़ाइड डायूरेटिक्स स्टार्ट करते हैं। ये मोस्ट वाइडली यूज डायूरेटिक्स हैं, बहुत ज़्यादा ये इस्तेमाल होते हैं क्योंकि ये आप इनको ये नहीं कह सकते कि आप बिल्कुल ये लो एफिकेशियस हैं या बहुत ज़्यादा पोटेंट हैं। अब हम अगर आप लोगों ने मेरी इससे प्रीवियस वीडियो देखी हो डायूरेटिक्स के क्लासिफिकेशन में, उसमें हमने देखा था कि ये मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स में आते हैं थायज़ाइड डायूरेटिक्स। तो जो मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स हैं वो ज़्यादातर आप नॉर्मल कंडीशन में आप दे सकते हैं, क्योंकि जो पोटेंट डायूरेटिक्स हैं जो हाईली एफिकेशियस वो ज़्यादातर एमरजेंसी सिचुएशन या बहुत क्रिटिकल और सीवियर कंडीशंस में यूज़ होते हैं। मीडियम जो एफिकेसी डायूरेटिक्स होते हैं वो नॉर्मल कंडीशन में यूज़ होते हैं और ज़्यादातर पेशेंट्स जो हैं वो नॉर्मल कंडीशन में होते हैं। सम पेशेंट आर इन द स्वेट कंडीशन, तो फिर उनको हम लोग जो है हाई सीलिंग डायूरेटिक्स देते हैं जिनको लूप डायूरेटिक्स कहा जाता है। थायज़ाइड एंड थायज़ाइड लाइक डायूरेटिक्स हैं, ठीक है ना। ये जो डायूरेटिक्स हैं ये सल्फोनामाइड डेरिवेटिव्स हैं। इनका साइट ऑफ एक्शन जो है वो डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल्स भी है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हिनल भी है, ठीक है ना। ऑल हैव द सेम एफिकेसी। एफिकेसी सबकी सेम है लेकिन पोटेंसी डिफरेंट है। पोटेंसी और एफिकेसी में क्या फ़र्क है, इसके लिए आप लोग मेरी फार्माकोडायनामिक्स वाली वीडियो आप देख सकते हैं। फिर भी एक क्विक मैं आपको दे देती हूँ कॉन्सेप्ट कि एफिकेसी जो है वो आप लोग ये कह सकते हैं कि सारे ही एफिकेशियस है, वो रिस्पॉन्स पर डिपेंड कर रहा होता है। लेकिन आप पोटेंसी किस तरह से जज करते हैं कि अगर 500 मिलीग्राम आप एक टैबलेट का ले रहे हैं, ठीक है, और 10 मिलीग्राम आप दूसरे टैबलेट का ले रहे हैं और दोनों की एफिकेसी सेम है, तो इनमें से पोटेंट कौन से ज़्यादा होगी? 10 मिलीग्राम वाली, क्योंकि वो कम अमाउंट में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है, जबकि दूसरी मेडिसिन जो है वो ज़्यादा अमाउंट यानी 500 मिलीग्राम है, ठीक है ना, वो उतनी ही अमाउंट में सेम इफेक्ट प्रोड्यूस कर रही है जो 10 मिलीग्राम वाली टैबलेट प्रोड्यूस करती है। जिस तरह हम लोग अगर प्रोटोन पम्प इनहिबिटर्स में देखें, हाइड्रोजन रिसेप्टर H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट हैं, उनमें अगर हम लोग देखें तो रेनाटिडाइन, निज़ाटिडाइन, उनकी निस्बत जो फेमोटिडाइन है वो 10 मिलीग्राम या 15 मिलीग्राम या 40 मिलीग्राम यूज़ होती है। मोस्ट इंपॉर्टेंटली वो 40 मिलीग्राम यूज़ होती है। क्यों? क्योंकि वो पोटेंट जो है वो ज़्यादा है, ठीक है ना। जबकि दूसरी 150 यूज़ हो रही हैं, कोई 300 यूज़ हो रहा है, 300 mg, बेशक BID हो या TID हो या वंस डेली हो, जो भी उसकी बेसिक रिजीम हो। लेकिन आप लोगों ने उसको देख लेना कि उसके बेसिक रिजीम के बाद जो है 40 मिलीग्राम अगर आप दिन में 2 दफ़ा ले रहे हो और एक 150 मिलीग्राम की टैबलेट आप दिन में 2 दफ़ा ले रहे हो, तो ज़्यादा पोटेंट कौन सी है, ठीक है। एनीवेज ये एफिकेसी और पोटेंसी का कॉन्सेप्ट जिनको पता है वो ठीक है, जिनको नहीं पता वो ज़्यादा डिटेल में समझना चाहते हैं वो मेरी फार्माकोडायनामिक्स वाली वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। इनको बाज़-औक़ात इन थायज़ाइड डायूरेटिक्स को लो सीलिंग डायूरेटिक्स भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इनका नॉर्मल से ज़्यादा डोज बढ़ाओ तो इनका डायूरेटिक इफेक्ट बढ़ता नहीं है, ठीक है ना। जो लूप डायूरेटिक्स हैं उनको हाई सीलिंग डायूरेटिक्स कहा जाता है, थायज़ाइड डायूरेटिक्स को लो सीलिंग डायूरेटिक्स कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इनका जो है नॉर्मल डोज अगर बढ़ाते जाओ, नॉर्मल से ज़्यादा डोज बढ़ेगा, डायूरेटिक इफेक्ट उतना ही रहेगा। अच्छा, अब इसमें जो क्लासेस में हम लोगों ने पहले पढ़ी थी क्लोरथायाजाइड, जो क्लासिफिकेशन जब हम लोगों ने पढ़ी थी क्लोरथायाजाइड, हाइड्रोक्लोरथायाजाइड पढ़ी थी हम लोगों ने, ठीक है ना, क्लोरथैलिडोन पढ़ी थी। तो हम लोगों ने देखते हैं कि जो क्लोरथायाजाइड और हाइड्रोक्लोरथायाजाइड है इनकी भी अगेन सेम एफिकेसी है, लेकिन हाइड्रोक्लोरथायाजाइड इनमें ज़्यादा पोटेंट है, यानी इसकी थोड़ी क्वांटिटी ही, थोड़ी अमाउंट ही जो है वो ज़्यादा इफेक्ट प्रोड्यूस करती है। ये मेजर रिप्रेजेंटेटिव्स हैं थायज़ाइड डायूरेटिक्स के। जो थायज़ाइड लाइक डायूरेटिक्स हैं उनमें आ जाता है क्लोरथैलिडोन, इंडापामाइड एंड मेटोलाजोन, ठीक है ना। ये थायज़ाइड लाइक डायूरेटिक्स हैं। इनमें सल्फोनामाइड रेजिड्यू है इनके केमिकल स्ट्रक्चर में, और इनमें थायज़ाइड स्ट्रक्चर नहीं है, सल्फोनामाइड स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। SO2NH2 जिसको हम लोग कहते हैं, या SO3NH2 इस तरह का कोई इसका फॉर्मूला होता है। ये ग्रुप जिन्होंने मेडिसिनल केमिस्ट्री पढ़ी है उनको पता होगा। अच्छा, अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पे वीडियो बनाऊं तो भी आप मुझे कमेंट में या फिर मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि मैं मेडिसिनल केमिस्ट्री पे भी वीडियो बनाऊंगी और इसी तरह के आपको नोट्स प्रोवाइड करूंगी।
उसके स्ट्रक्चर SAR वगैरह के बारे में, ठीक है। तो उनमें उनमें जब ज़्यादा ये क्लियर हो जाएगा कि सल्फोनामाइड क्या चीज़ है, ठीक है ना, सल्फोनामाइड रेजिड्यू क्या होता है। एनीवेज के जो थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स हैं, इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सिमिलर है। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सबको हम लोग इस तरह से स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम इसकी डायग्रामेटिक इमेज देख लेते हैं। एज आई टोल्ड यू बिफोर इन माई प्रीवियस वीडियो कि एक सेल की जो है वो दो साइड है, एक है बेजोलेटरल साइड और एक आ जाती है ल्यूमिनल साइड। ल्यूमिनल साइड जो ल्यूमन को फेस कर रही है, जहाँ पर यूरिन और जो सारे वेस्ट प्रोडक्ट मौजूद हैं। ये बेजोलेटरल साइड जो है वो आपको वो फेस करती है ब्लड को, मतलब वो ब्लड के साथ, ब्लड वेसल्स के साथ जो है वो कनेक्ट, मतलब उसके साथ जिस तरह से ये मूवमेंट होगी वो ब्लड में जाता जाएगा, ठीक है। जो बेजोलेटरल साइड में वो सोडियम पोटेशियम ATPase है पंप, ठीक है ना। जो ल्यूमिनल साइड है, यहाँ हर ल्यूमिनल साइड में जो 5 चैनल्स लगे हैं या पंप लगे हुए हैं, वो हर जो नेफ्रॉन के पार्ट के वो डिफरेंट हैं। प्रोक्सिमल ट्यूब्यूल में हमने देखा सोडियम हाइड्रोजन काउंटर ट्रांसपोर्टर था। असेंडिंग लिम्ब में देखा हम लोगों ने सोडियम पोटेशियम 2 क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर था, ठीक है। जो ये अब डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में आ जाता है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, यानी सोडियम भी अंदर जाएगा और ये ट्रांसपोर्टर के जरिए क्लोराइड भी अंदर जाएगा। जब ये सोडियम और क्लोराइड दोनों अंदर जाएंगे तो ये सोडियम रीअब्जॉर्ब हो जाएगा ब्लड में, किसके जरिए, सोडियम पोटेशियम ATPase पंप के जरिए, और क्लोराइड जो है वो सिंपल अपने क्लोराइड चैनल के जरिए चला जाएगा। अब इनमें जो है डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में कैल्शियम चैनल भी मौजूद है। हम लोगों ने अपनी प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको बताया था कि जो हाई सीलिंग डायूरेटिक यानी लूप डायूरेटिक हैं वो कैल्शियम लॉस करवाते हैं, लेकिन जिन लोगों के ब्लड में नॉर्मल जो है वो कैल्शियम लेवल है उनको हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा। लेकिन अगर किसी के ब्लड में नॉर्मल सीरम जो है कैल्शियम कंसनट्रेशन नहीं है तो फिर उनको जो है वो हाइपोकैल्सीमिया हो सकता है। जिनकी नॉर्मल है उनको क्यों हाइपोकैल्सीमिया नहीं होगा, क्योंकि डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में एक कैल्शियम चैनल मौजूद है, ठीक है। अब ये कैल्शियम चैनल किस तरह से ये मूव करता रेगुलेट करता है या वर्क करता है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन है वो किसके अकॉर्डिंग, फीडबैक मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग ये रिलीज़ होता है कि अगर ब्लड में जो है वो कैल्शियम कम है तो फिर ये रिलीज़ होगा, अगर ज़्यादा है फिर ये रिलीज़ नहीं होता, ठीक है। जो पैराथायरॉयड हार्मोन रिलीज़ होता है तो ये सिग्नल भेजता है इस चैनल को। ये चैनल जो है वो एक्ट, यानी कि सिग्नल्स किस तरह से होती है, सिग्नलिंग किस तरह से होती है, वो प्रोटॉन्स या जो सेकंड मैसेंजर सिस्टम है वो भी मैंने फार्माकोडायनामिक की वीडियो में बताया कि सेकंड मैसेंजर सिस्टम वगैरह क्या है। अच्छा, कैल्शियम चैनल से जो है ये कैल्शियम एब्जॉर्ब होगा, कैल्शियम आ गया सेल के अंदर। अब ये सेल के अंदर जब आ गया तो ये ब्लड में किस तरह से जाएगा, अगेन काउंटर ट्रांसपोर्टर के जरिए, ठीक है ना। काउंटर ट्रांसपोर्टर भी मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में एक्सप्लेन किया है। एनीवेज जो काउंटर ट्रांसपोर्टर वो किस तरह से वर्क करेगा कि कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर जाएगा। ये मैंने वैसे इधर बनाना था लेकिन इधर बन के, चलो खैर। कैल्शियम जो है वो ब्लड के अंदर जाएगा और ब्लड से सोडियम जो है वो इधर आएगा, लेकिन ब्लड से सोडियम का लॉस नहीं होगा। क्यों, क्योंकि वो यही सोडियम जो है दोबारा से सोडियम पोटेशियम जो ATPase पंप के जरिए वो दोबारा चला जाएगा, बाहर को निकलेगा पोटेशियम, ठीक है ना। यानी कि अब उस ओवरऑल प्रोसेस में जो सेल के अंदर बाहर निकल रहा है वो पोटेशियम है। अगर सेल के अंदर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा हो गई तो फिर वो पोटेशियम चैनल के जरिए ल्यूमन में चला जाता है, एक्सक्रीट हो जाता है, ठीक है। तो अब जो थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स है ना वो इस ट्रांसपोर्टर को, सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। जब ये इस कोस ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करते हैं तो सेल के अंदर जो है सोडियम की जो कंसनट्रेशन है वो कम हो जाती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली सेल के अंदर सोडियम नहीं जा रहा। अब सेल जब डेफिशिएंट हो जाएगा सोडियम में तो फिर उसके पास कोई ना कोई मैकेनिज्म होना चाहिए, ठीक है ना। उसके पास कोई मैकेनिज्म है। अब इन सेल के पास मैकेनिज्म है, ठीक है ना, कि किस तरह से वो सोडियम को रीगेन कर सकते हैं। उनके पास सोडियम को वापस लाने के लिए एक काउंटर ट्रांसपोर्टर है। वो यहाँ से कैल्शियम की कंसनट्रेशन जो एब्जॉर्प्शन है वो बढ़ाएंगे। ये कैल्शियम ज़्यादा सेल के अंदर आएगा, ये सेल के अंदर जब आएगा तो इसकी एक्सचेंज जो है काउंटर ट्रांसपोर्टर के जरिए ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी। ये बाहर ब्लड में जाएगा और ये सोडियम जो है वो सेल के अंदर आएगा, ठीक है ना, क्योंकि उसको एक मेंटेन करनी है कंसनट्रेशन सोडियम की। जब ये सेल के अंदर आएगा तो फिर अगेन जो है वो उसको ब्लड में रीअब्जॉर्ब कर लेगा। दो कि ये इसकी मैकेनिज्म को कंपेंसेट नहीं कर सकता, हाउएवर इट कैन लाइक इसको थोड़ा बहुत जो है ना वो कर सकता है कंपेंसेट, ज़्यादा नहीं, कम्प्लीटली नहीं, नॉट 100% बट 20 to 25% इसको कंपेंसेट कर सकता है, ठीक है ना। आप उसको 100% नहीं कर सकते। तो थायाजाइड डायूरेटिक इधर वर्क करते हैं। तो इस तरह से अगर हम लोग देखें तो थायाजाइड डायूरेटिक्स का क्या है कि ये कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन को बढ़ा रहे हैं, ठीक है ना। क्या मतलब है कि सोडियम तो कम हो गया, अब सेल ने कंपेंसेटरी मैकेनिज्म अपनी तरफ से निकाला, ठीक है ना, बल्कि जो एक डिज़ाइन है अल्लाह की तरफ से कि ये कैल्शियम की जो है वो रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गई, ठीक है ना। कैल्शियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ गई, ये काउंटर ट्रांसपोर्टर यहाँ पर मौजूद था, सोडियम अंदर आया और सोडियम जो है वो ब्लड में जाना शुरू हो गया। तो अगर हम लोग देखें कि अगर किसी पर्सन को जो है वो हाइपोकैल्सीमिया है,
ठीक है ना, हाइपोकैल्सीमिया, ठीक है ना, उसमें कैल्शियम नहीं है ज़्यादा, तो भी आप, और उसको डायूरेटिक की ज़रूरत है, तो फिर ये डायूरेटिक बेस्ट सूटेड है। लेकिन अगर किसी पर्सन को हाइपोकैल्सीमिया, तो फिर आप उसको लूप डायूरेटिक्स नहीं दे सकते, क्योंकि वो कैल्शियम के एक्सक्रीशन को बनाना शुरू कर देगा। हाँ, शॉर्ट टर्म के लिए आप लोग, अगर ज़रूरी है, इमरजेंसी सिचुएशन है, शॉर्ट टर्म के लिए आप उसको लूप डायूरेटिक दे सकते हैं, नॉट फॉर द लॉन्ग टर्म। खास तौर पे जो वुमेंस जो वनरेबल हैं ऑस्टियोपोरोसिस को, उनमें जो है वो आप बिल्कुल भी नहीं दे सकते, ठीक है ना। तो ये हम लोगों ने एक तरफ से, हमारा पास मैकेनिज्म क्लियर हुआ, थायराइड डायूरेटिक्स का मैकेनिज्म क्या होता है। अब हम लोग थोड़ा डिटेल की तरफ जाते हैं। ये इनहिबिट करता है सोडियम क्लोराइड को ट्रांसपोर्टर, जिसकी वजह से इंक्रीज कर देता है सोडियम और क्लोराइड की कंसंट्रेशन इन द ट्यूबुलर फ्लूइड में, ठीक है ना, क्योंकि उसकी रीअब्जॉर्ब नहीं होगा। तो उसका मतलब क्या है कि ट्यूबुलर फ्लूइड विच इज़ गोइंग टू बी अ यूरिन, विच इज़ गोइंग टू फॉर्म यूरिन, ठीक है ना, तो वो उसमें जो है वो ट्यूबुलर फ्लूइड में इसकी कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी, ठीक है ना। बिकॉज द साइड ऑफ द एक्शन इज ऑन द ल्यूमिनल मेम्ब्रेन में है, दीज ड्रग मस्ट बी एक्सक्रीटेड इनटू द ट्यूबुलर ल्यूमन, यानी कि इसको ट्यूबुलर ल्यूमन में एक्सक्रीट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है ना, ताकि ये अपनी जो साइट पे वो सही तरह एक्ट कर सकें। तो इसका मतलब क्या है कि अगर किडनी की एफिशिएंसी नहीं है, किडनी की फंक्शनिंग प्रॉपर नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि इनकी एक्सक्रीशन नहीं होगी इन ड्रग्स की, और ये ड्रग्स जो है वो इफेक्ट नहीं करेंगे ऐसे पेशेंट में जिनमें रीनल इंसफिशेंसी है, ठीक है ना। तो ये जो रीनल इंसफिशेंसी के पेशेंट के लिए ये फ़ायदेमंद नहीं है। हाउएवर जो लूप डायूरेटिक्स हमने पढ़ा कि वो रीनल इंसफिशेंसी के पेशेंट को भी आप दे सकते हैं। तो अगर रीनल फंक्शन इनमें लॉस हुआ है, ठीक है ना, तो थायराइड डायूरेटिक एफिकेसी लॉस हो जाएगी। इनकी एफिकेसी लॉस हो जाती है विद द को एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द एनसेड, जैसे एंडोमेथेसिन, जो कि अगेन वही बात कि ये भी जो है प्रोस्टाग्लैंडिन के जो है वो सिक्रेशन को बढ़ाते हैं, ठीक है ना, जो थायराइड डायूरेटिक्स हैं, जिसकी वजह से रीनल ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है। लेकिन अगर को एडमिनिस्टर किया जाए एनसेड्स, ठीक है ना, एनसेड खासतौर पर जो एंडोमेथेसिन है, जो कि प्रोस्टाग्लैंडिन के सिक्रेशन को जो है वो कम करता है, ये प्रोस्टाग्लैंडिन सिंथेसिस को जो कम करता है, तो उसके साथ जिसकी वजह से जो रीनल ब्लड फ्लो है वो भी कम हो जाता है। तो इसलिए जो है इसकी को एडमिनिस्ट्रेट करवाना एनसेड के साथ क्या है कि इसकी एफिकेसी, ये ऑलरेडी मीडियम एफिकेसी डायूरेटिक्स है, ठीक है ना, तो इनकी एफिकेसी मजीद कम हो जाएगी, ठीक है। समझ आई इस कंसेप्ट की? कुछ क्लियर ना हो तो आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे मुझे मैसेज कर सकते हैं कि कौन सा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर नहीं हुआ। आई विल मेक श्योर कि आपको जो है ईच एंड एवरीथिंग समझ आ जाए। एक्शंस की तरफ देखें, वो मैकेनिज्म था, ये एक्शंस की तरफ देखें तो ये सोडियम और क्लोराइड की एक्सक्रीशन बढ़ाता है, जिसकी वजह से हाइपर ओस्मोलर यूरिन जो है वो प्रोड्यूस होती है। ऑल दो ना तो ये एसिड बेस स्टेटस की वजह से इफेक्ट होता है, बॉडी में एसिडिटी हुई है, बॉडी का जो है अल्कलोसिस हुई हुई है, इससे ना तो ये इफेक्ट होगा और ना ही ये चीज़ें ये कॉज करवाएगा, ठीक है। पोटेशियम लॉस करवाता है, अगेन उसी तरह के जब सोडियम जो है ल्यूमन में इतना ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है ना, सोडियम जो है ल्यूमन में ज़्यादा हो जाएगा, तो जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्ब करने की कोशिश करेंगे सोडियम को, ठीक है ना, ल्यूमन से। जब वो सोडियम को एब्जॉर्ब करेंगे तो वो सोडियम पोटेशियम एटीपेज पंप के जरिए वो ब्लड में जाएगा। पोटेशियम इसका मतलब है सेल में ज़्यादा होना शुरू हो जाएगा, जब सेल में ज़्यादा होगा तो वो एक्सक्रीट होना शुरू हो जाएगा। तो सोडियम जो है वो इस तरह से जो सोडियम की रीएब्जॉर्प्शन पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवा रही होती है। नॉर्मल जो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होती है वो तो क्योंकि विद इन लिमिट्स होती है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन ना तो बॉडी में इतनी ज़्यादा होनी चाहिए ना ही कम होनी चाहिए, क्योंकि ये अरिथमियाज कॉज करवा सकता है। तो इसको एक नॉर्मल रेंज में मेंटेन करने के लिए इसकी एक्सक्रीशन होती रहती है, ठीक है ना। लेकिन अगर ये नॉर्मल से ज़्यादा एक्सक्रीशन होना शुरू हो जाए तो फिर वो प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। एनी हाउ मैग्नीशियम लॉस कॉज करवाता है, ठीक है ना, अगर क्रॉनिक यूज़ हो तो इसलिए जो है आपको चाहिए कि आप मैग्नीशियम सप्लीमेंट्स का इस्तेमाल शुरू कर दें, ठीक है। ये कैल्शियम एक्सक्रीशन को कम करता है, ये प्रमोट करता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ द कैल्शियम, जो हम लोगों ने देखा बाय द पैराथायरॉयड हार्मोन, इस तरह से ये प्रिजर्व कर रहा होता है बोन मिनरल डेंसिटी को, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई। अब ये डिक्रीज करता है पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस, ठीक है ना, ये ब्लड वॉल्यूम कम होगा, ब्लड वॉल्यूम कम होता है, कार्डिक आउटपुट, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हो जाता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर जो है वो भी कम हो जाता है। अब ये किस तरह से जो पीवीआर को मेनली ये किस तरह से करवा रहा है, कम करवा रहा है कि ये रिलैक्स करता है आर्ट्रियोलर मसल्स को, ये आर्ट्रियोलर मसल्स को जो है वो रिलैक्स करता है। मैं यहाँ से कर देती हूँ, पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस को ये किस तरह से कम करता है कि ये जो आर्ट्रियोलर स्मूथ मसल्स है उनको रिलैक्स करता है। ये रिलैक्स किस तरह करता है, ये अननोन मैकेनिज्म है और इट इज़ रिटन इन द बुक कि ये अननोन है, ठीक है ना। However, many researchers have conducted. If you want to go deep and study about this, you can consult many research articles. एनी हाउ जब पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम होता है, ठीक है ना, तो ब्लड कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है, ठीक है ना,
ब्लड वॉल्यूम जो है वो जो ब्लड प्रेशर है वो कम हो जाता है, ठीक है ना। ब्लड प्रेशर कम होता है तो फिर कार्डिक आउटपुट सब कुछ नॉर्मल में आ जाता है। दूसरी तरफ ये ब्लड वॉल्यूम है उसको भी कम करवा रहा है, क्योंकि ये एज अ डायूरेटिक है। ब्लड वॉल्यूम कम हुआ, कार्डिक आउटपुट कम हुआ, दूसरी तरफ पेरिफेरल वास्कुलर रेजिस्टेंस कम हुआ, ओवरऑल ब्लड प्रेशर कम हुआ, ठीक है। ये क्लियर हुआ। इसके अगर मज़ीद डिटेल में अगर आप जाना है तो आपको मैं एक अलग सी वीडियो बना दूँगी, जिस पर आगे आगे आने वाली वीडियोज़ में हम पढ़ेंगे कि कार्डिक जो ड्रग्स हैं वो किस तरह से एक्ट करते हैं और ये नॉर्मल मैकेनिज़म्स क्या हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग थेराप्यूटिक यूजेस पे। सबसे पहले आ जाएँ आप लोग हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन के लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। माइल्ड टू मॉडरेट एसेंशियल हाइपरटेंशन को ये ट्रीट करने के लिए यूज़ होता है। हार्ट फेलियर में ये यूज़ होता है। हार्ट फेलियर क्योंकि ये एक सीवियर कंडीशन है, इसके लिए लूप डायूरेटिक्स वैसे तो ड्रग ऑफ चॉइस हैं। हाउएवर कि ये भी जो है ना, जो थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं, ये आप कह सकते हैं कि एडिशनल डायूरेटिक के तौर पे ये एक्ट करते हैं, ठीक है ना। थायाजाइड डायूरेटिक्स को एडमिनिस्टर करवाना चाहिए 30 मिनट्स पर, यानी कि अगर आप लूप डायूरेटिक्स और जो थायाजाइड डायूरेटिक्स हैं दोनों की को एडमिनिस्ट्रेशन करवा रहे हैं। को एडमिनिस्ट्रेशन ये नहीं कि एक को एडमिनिस्ट्रेशन मतलब ये है कि एक साथ, लेकिन क्या है कि उसको आप लोगों ने वक्फे से करना है, ठीक है ना। यानी कि 30 मिनट्स के गैप से लेना है। और थायाजाइड आप लोगों ने पहले लेनी है, यानी कि पेशेंट को पहले देनी है आप लोगों ने थायाजाइड, और फिर उसके बाद जो है आप लोगों ने लूप डायूरेटिक देनी है। उसके बाद आ जाता है ये हाइपर कैल्सीयूरिया करवा देता है। हाइपर कैल्सीयूरिया के ट्रीटमेंट में ये यूज़ होता है, ठीक है ना। या फिर जो है यानी कि कैल्शियम अगर यूरिन में बहुत ज़्यादा एक्सक्रीट हो रहा है तब, या फिर किडनी स्टोन्स हैं, दोनों के लिए ये यूज़ होता है। क्योंकि किडनी स्टोन्स में भी कैल्शियम जो है वो यूरिन में एलिमिनेट हो रहे होते हैं, एक्सक्रीट हो रहे होते हैं, ठीक है ना। उसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। इफेक्टिव फॉर द पेशेंट विद द कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन्स इन द यूरिनरी ट्रैक। ये इनहिबिट करता है कैल्शियम के एक्सक्रीशन को सॉरी, ठीक है। उसके बाद आ जाती है डायबिटीज़ इंस्पायर्स के भी ट्रीटमेंट के लिए ये यूज़ होता है। क्यों? क्योंकि ये एबिलिटी होती है कि ये प्रोड्यूस करता है हाइपर ओस्मोलर यूरिन प्रोड्यूस करवा देता है, ठीक है ना। जिसकी वजह से ये डायबिटीज़ इंस्पायर्ड, जिसमें जो यूरिनरी लॉस बहुत ज़्यादा हो रहा होता है। अच्छा, इसका मतलब क्या है कि हाइपर ऑस्मोलर यूरिन का मतलब यह है कि उसमें आयंस की कंसनट्रेशन ज़्यादा होगी, लेकिन जो वाटर की कंसनट्रेशन है उसमें कम होगी, ठीक है ना। तो वो क्या होगी? हाइपर ऑस्मोलर यूरिन। तो डायबिटीज़ इंस्पायर्ड में एज वो ऑल नो कि यूरिन बहुत ज़्यादा जो है वो एक्सक्रीशन हो रही होती है, यूरिनरी एक्सक्रीशन, यूरिनरी आउटपुट बहुत ज़्यादा, फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, अर्जेंसी बढ़ जाती है। तो उसकी ट्रीटमेंट में भी यूज़ होता है, जिसकी वजह से जो क्योंकि ये हाइपर ऑस्मोलर यूरिन प्रोड्यूस करवाता है, तो जो यूरिन का वॉल्यूम जो है वो 11 लीटर पर डे से 3 लीटर पर डे तक रिड्यूस हो सकता है, ठीक है। तो ये इसके थेराप्यूटिक यूजेस थे। अब चलते हैं इसकी काइनेटिक्स एंड एडीआरस की तरफ। ये भी अगेन ओरली इफेक्टिव है। टेक 1 to 3 वीक। अगर आपको ये स्टार्ट करें थायाजाइड डायूरेटिक्स तो कम अज़ कम इसका रिजीम जो है 1 से 3 वीक्स तक होना चाहिए, ताकि स्टेबल डिक्रीज, अगर हाइपरटेंशन के लिए यूज़ कर रहे हो तो फिर, ताकि जो इसका स्टेबल डिक्रीज़ करवा सके, ये मतलब स्टेबिलिटी ला सके ब्लड प्रेशर के अंदर, ठीक है ना। और इसकी हाफ लाइफ जो है वो प्रोलॉन्ग होती है, सिक्रेटेड अगेन बाय ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम ऑफ किडनी। ये क्या है, ये किस तरह से वर्क करता है, ये मैंने लूप डायूरेटिक्स में बहुत डिटेल से डिस्कस किया है, ठीक है ना, ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं एडीआरस। एडीआरस में अगेन वही बात, हाइपोकैलीमिया, बॉडी में कैल्शियम पोटेशियम की कमी करवा देता है, ख़ास तौर पे ऐसे पेशेंट जो कि वेंट्रिकुलर एरिथमियाज में हैं, ठीक है ना। और वो मतलब उनको वेंट्रिकुलर एरिथमियाज हैं और वो डाइऑक्सिन भी ले रहे हैं, उनमें ये हाइपोकैलीमिया ये हो सकता है, और ये बहुत नुकसानदा हो सकता है उन लोगों के लिए, ठीक है ना। पोटेशियम सप्लीमेंट्स जो कि मौजूद होता है, मैंने पोटेशियम सप्लीमेंट जैसे सिट्रस फ्रूट, बनानास एंड प्रॉन्स, ये यूज़ किए जा सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है इस केस में। पोटेशियम सप्लीमेंट के अगर आप डायूरेटिक्स का भी देना ज़रूरी है, ठीक है ना। और इस तरह से कंडीशन भी पेशेंट की ऐसी है कि हार्मफुल हो सकता है हाइपोकैलीमिया, तो फिर आप उसकी सप्लीमेंटेशन बढ़ा दो, ठीक है ना। एनीवाइज इसको जो है थायाजाइड डायूरेटिक्स क्योंकि जो है वो इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को कम करते हैं, ठीक है ना। जब ये इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम को कम करते हैं तो ये एक्टिवेट करते हैं रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम। ये सिस्टम क्या है, ठीक है ना, ये किस तरह से वर्क करता है, ये इसकी डिटेल्स हैं। एनीवेज रेनिन जब किडनीज़ के जो है वो ब्लड फ्लो कम होता है ना, तो रेनिन रिलीज़ होता है। मतलब किडनी एज्यूम क्या करते हैं कि ब्लड वॉल्यूम जो है वो कम है, क्योंकि उनको ब्लड फ्लो कम हुआ होता है, ठीक है ना। ब्लड फ्लो जब उनमें कम होगा, रेनिन रिलीज़ करेंगे, रेनिन जो है वो एंजियोटेंसिन 1 रिलीज़ करवाएगा, एंजियोटेंसिन 1 जो है वो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट होगा बाय द ACE के ज़रिए, ठीक है ना।
एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम के ज़रिए। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरॉन रिलीज़ करवाता है, ठीक है ना। एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करता है कि सोडियम और वाटर की रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। अब क्या हो क्या रहा है, थायाजाइड ने क्या किया, इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम जो है वो कम कर दिया, ठीक है ना, मतलब एज अ डायूरेसिस प्रोड्यूस की। इसकी वजह से क्या हुआ, पहले ही जो है वो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ने, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ने जब लोड ज़्यादा देखती हैं तो फिर उन्होंने भी रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करनी थी सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट करनी थी, तो पोटेशियम एक्सक्रीशन बढ़नी थी, ठीक है। एक मैकेनिज्म वो है जिसके ज़रिए पोटेशियम जो है वो लॉस हो रहा है। दूसरा मैकेनिज्म थायाजाइड के लिए क्या है, थायाजाइड जो है वो वास्कुलर इंट्रावास्कुलर वॉल्यूम कम करते हैं, ठीक है, जिसकी वजह से रेनिन एंजियोटेंसिन एल्डोस्टेरॉन सिस्टम इंक्रीज हो जाता है, वो एक्टिवेट हो जाता है। वो क्या करता है, मज़ीद सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाता है और मज़ीद वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाता है। जब सोडियम रीअब्जॉर्प्शन होगी तो पोटेशियम एक्सचेंज भी होगा, पोटेशियम एक्सचेंज होगा तो पोटेशियम डिप्लीशन भी ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि पोटेशियम लॉस डबल हो जाएगा। एक कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स तो कर ही कर रहे हैं, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स वैसे अगर हम लोग देखें तो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स एल्डोस्टेरॉन के अंडर ही ऑपरेट करती हैं। तो एक तरह से ये दो मैकेनिज्म नहीं है, ये एक ही मैकेनिज्म है थायाजाइड के लिए अगर हम लोग देखें तो, ठीक है ना। अभी हम लोग जब पोटेशियम स्पेयरिंग पढ़ेंगे तो इसको बात आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगी। ये दो मैकेनिज्म नहीं है, ये एक ही है, क्योंकि जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स हैं वो भी ऑपरेट कर रही हैं एल्डोस्टेरॉन के अंडर ही। थायाजाइड ने डिस्टल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में एक्ट करके इसको एक्टिवेट करवाया। ये सिस्टम एक्ट किया किस पे, कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स पे। कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स ने जो है सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन बढ़ा दी, ठीक है ना, पोटेशियम का एक्सचेंज बढ़ा दिया, पोटेशियम डिप्लेशन इंक्रीज हो गई। इसलिए क्या होता है कि जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स है जिनमें स्पाइरोनोलैक्टोन या ट्राइएम्ड्रीन वो एडमिनिस्टर करवाया जाता है ताकि इसकी डिप्लेशन कम हो सके, ठीक है। इसके बारे में अगर कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मेरे इनबॉक्स मुझे कर सकते हैं, वरना कमेंट बॉक्स में भी आप लोग बता सकते हैं। हाइपोनेट्रीमिया कॉज करवा सकता है ये, ठीक है ना। लिमिट कर द वाटर इनटेक एंड लोअरिंग द डोज प्रिवेंट करता है हाइपोनेट्रीमिया, यानी कि वाटर इनटेक थोड़ा कम कर दो, ठीक है ना, और डोज को ज़रा थोड़ा लोअर कर दें, ठीक है ना, तो पेशेंट का हाइपोनेट्रीमिया कम हो सकता है। हाइपरयूरिसीमिया, हाइपरयूरिसीमिया किस तरह से करवाएगा, क्योंकि ये डिक्रीज करता है एक्सक्रीशन ऑफ द यूरिक एसिड बाय द ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी सिस्टम, जिसकी वजह से क्या होगा कि ये बढ़ जाएगा। बीइंग इंसोलेबल, यूरिक एसिड प्रेसिपिटेट होना शुरू हो जाता है जॉइंट्स में, ठीक है ना। ये किस तरह से मैंने आपको बताया कि ये मैंने पिछली वीडियो में काफ़ी डिटेल से बताया है। यूरिक एसिड जब बॉडी में बढ़ जाता है तो क्योंकि ये ब्लड में इंसोलेबल होता है, ये जॉइंट्स में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से गाउटी अटैक हो जाता है। हाइपर मैग्नीसीमिया ये कॉज करवाता है, हाइपर ग्लाइसीमिया कॉज करवाता है। ये कॉज करता है ग्लूकोज इंटॉलरेंस, इम्पेयर करता है इंसुलिन रिलीज एंड ग्लूकोज अपटेक, यानी तीन मैकेनिज्म के जरिए। एक ग्लूकोज इंटॉलरेंस हो रही है, दूसरी तरफ इम्पेयर कर रहा है इंसुलिन रिलीज एंड द ग्लूकोज अपटेक नहीं हो रही मसल से, ठीक है ना। फाइनल आ जाता है, फाइनली क्या जाता है कि हाइपर कैल्सीमिया भी कॉज करवाता है, क्योंकि एक तरफ अगर ये फ़ायदेमंद है कैल्शियम का जो है ये रीअब्जॉर्प्शन करवाता है, लेकिन अगर किसी पेशेंट में नॉर्मल कैल्शियम है और वो डायाजाइड डायूरेटिक ले रहा है तो इसका मतलब है उसमें कैल्शियम अब बढ़ना शुरू हो जाएगी, उसकी जो एक्सक्रीशन हो रही थी वो एक्सक्रीशन नहीं होगी, उसकी जो रीअब्जॉर्प्शन ज़्यादा होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से हाइपर कैल्सीमिया हो सकता है। तो ये थे थायाजाइड डायूरेटिक्स, ठीक है ना। अब थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स की तरफ चलते हैं। ये इम्पॉर्टेंट है, मैंने इनको बहुत ज़्यादा जो है वो ब्रीफ करने की कोशिश की है, लेकिन फिर भी जो है वो काफ़ी जो बातें हैं वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि आपको कॉन्सेप्ट्स ज़रूर समझ आने चाहिए, क्योंकि यही बातें एमसीक्यूज़ में पूछी जाती हैं। कैल्शियम रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी, ग्लूकोज रिलेटेड बातें पूछी जाएंगी, ठीक है ना। तो ये एडीआर वगैरह सबको आप लोगों ने बहुत अच्छी तरह से देख लेना है। अच्छा, ये थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स, इनमें थायाजाइड स्ट्रक्चर नहीं होता, हाँ एवर इनके पास जो है ना सल्फोनामाइड ग्रुप होता है, इसलिए इनको थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स कहा जाता है। इसके अलावा इनके थेराप्यूटिक यूजेस और साइड इफेक्ट भी सिमिलर हैं, ठीक है ना। इनमें तीन आ जाते हैं, क्लोरथैलिडोन आ जाता है, मेटोलाजोन आ जाता है एंड इंडेपामाइड आ जाता है। जो क्लोरथैलिडोन है इसकी लॉन्ग ड्यूरेशन है, वंस डेली दिया जाता है, ठीक है ना, हाइपरटेंशन के लिए। ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद आ जाता है मेटोलाजोन, ये ज़्यादा पोटेंट है, अनलाइक थायाजाइड डायूरेटिक ये सोडियम एक्सक्रीशन कॉज करवाता है इवन इन एडवांस रीनल फेलियर। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगर थायाजाइड डायूरेटिक्स देना है और पेशेंट को रीनल फेलियर है तो आप कौन सा ड्रग देंगे, वो आप देंगे थायाजाइड लाइक डायूरेटिक्स, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है इंडापामाइड, ये लिपिड सोलेबल है, इसकी ड्यूरेशन ज़्यादा है, जो लिपिड सोलेबल होता है उनकी ड्यूरेशन ज़्यादा होती है। ये पॉइंट भी आप लोगों ने याद रखना है, खासतौर पे अगर आप लोग देखें कि सीएनएस ड्रग है उनकी लिपिड सॉल्युबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि उन्होंने ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस करना होता है, ठीक है। ये भी एक पॉइंट है, जब हम लोग सीएनएस ड्रग्स को पढ़ेंगे तब ये बात रिकॉल कर लेना। एनी हाउ
लिपिड सॉल्युबल होता है एट लो डोजेज, ये शो करता है सिग्निफिकेंट एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन विद द मिनिमल डायूरेटिक एफिकेसी। लो डोजेस पे इसका सिग्निफिकेंट एंटी हाइपरटेंसिव एक्शन है, ठीक है ना। मेटाबोलाइज्ड होता है और एक्सक्रीट होता है बाय द किडनी एंड जीआईटी, इसीलिए ये एक्यूमुलेट नहीं होता इन द पेशेंट विद द रीनल फेलियर, और इसीलिए इनके ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ हो सकता है, ठीक है ना। तो क्या मतलब है कि ये रीनल फेलियर के ट्रीटमेंट में भी ये यूज़ हो सकता है। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स के नाम से हमें पता चल रहा है कि ये पोटेशियम को जो है, जो इसकी एक्सक्रीशन को इनहिबिट करते हैं, यानी बॉडी में पोटेशियम लॉस को कम करते हैं और इसको सेव करते हैं, ठीक है ना। उन कंडीशन में जिनमें पोटेशियम जो है बॉडी में ऑलरेडी बहुत थोड़ा है, ठीक है ना, या फिर हम लोगों ने पोटेशियम लॉस को बेयर नहीं कर सकते, पेशेंट की कंडीशन ऐसी है कि उसमें डायूरेटिक्स देना भी ज़रूरी है लेकिन हम पोटेशियम लॉस भी बेयर नहीं कर सकते, तो फिर उन सिचुएशन में हम लोग जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं उनको देते हैं, ठीक है ना, एज अ एडजंक्टिव के तौर पे भी, ठीक है ना, या फिर सिंगल ड्रग के तौर पे भी यूज़ किया जाता है, ठीक है ना। वो डिपेंड करता है कि पेशेंट की सिचुएशन क्या है। इनका जो साइड ऑफ एक्शन है वो आ जाता है कोलेक्टिन ट्यूब्यूल्स, ठीक है। ये इनहिबिट करते हैं सोडियम रीअब्जॉर्प्शन और इनहिबिट करते हैं पोटेशियम की एक्सक्रीशन को, ठीक है ना। इनहिबिट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन, यानी कि सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं होने देंगे और पोटेशियम को एक्सक्रीट नहीं होने देंगे, ठीक है। अवॉइडेड इन द पेशेंट विद द रीनल डिसफंक्शन, ठीक है ना, कि ऐसा पेशेंट जिसमें रीनल डिसफंक्शन है, सही तरह काम नहीं कर रही, उनमें हम ये अवॉइड करेंगे क्योंकि हाइपरकैलेमिया का रिस्क है, ठीक है, यानी कि पोटेशियम लेवल कुछ ज़्यादा ही इंक्रीज़ हो सकता है, इस बात का रिस्क है, ठीक है। इसके दो मेजर यूजेस जो हैं वो कहाँ पर आ जाते हैं, हाइपरटेंशन में। हाइपरटेंशन में ये अलोन नहीं दिया जाता, इन कम्बिनेशन विद द थायाजाइड डायूरेटिक। थायाजाइड डायूरेटिक्स आर द माइल्ड डायूरेटिक्स, ठीक है ना, या लो सीलिंग डायूरेटिक्स भी इनको कहा जाता है, ठीक है ना। पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक एज कुछ क्लासिफिकेशन में ये वीक डायूरेटिक्स में भी आते हैं, कुछ जो है ये एडजंक्टिव डायूरेटिक्स में आते हैं, ठीक है ना। तो डिपेंड करता है कि इनको दोनों तरह से लिया जा सकता है, ठीक है। इनकी अपनी डायूरेटिक एफिकेसी इन द सेंस ऑफ सोडियम एक्सक्रीशन जो है वो इतनी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, इनके सोडियम एक्सक्रीशन इतनी ज़्यादा नहीं है करते। हाँ, पोटेशियम जो इसकी जो रीअब्जॉर्प्शन है उसको इन्हांस करते हैं या पोटेशियम स्पेयर करते हैं, उसका ये काफ़ी ज़्यादा एक एडवांटेज आप कह सकते हैं है इस इन डायूरेटिक्स का। अच्छा, एक तो हाइपरटेंशन में ये यूज़ होता है, दूसरा हार्ट फेलियर में। हार्ट फेलियर में एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट यूज़ होते हैं। जो पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स हैं उसकी हम लोगों ने क्लासिफिकेशन जब पढ़ी थी तो हम लोगों ने देखा था इसकी दो क्लासेस हैं, एक है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट और दूसरा है सोडियम चैनल ब्लॉकर्स, ठीक है ना, जो जस्ट सोडियम चैनल्स को जो है वो ब्लॉक करते हैं। लेकिन हार्ट फेलियर जब होगा तो जस्ट एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट जिनमें स्पाइरोनोलैक्टोन आ जाता है वो यूज़ होगा, ठीक है ना। अच्छा, अब हम लोग सबसे पहली वाली क्लास पढ़ते हैं एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, स्पाइरोनोलैक्टोन एंड एप्लिरिनॉन, ठीक है ना। अच्छा, इनका मैकेनिज्म स्पाइरोनोलैक्टोन है, ये एक सिंथेटिक स्टेरॉयड है, ठीक है ना। स्टेरॉयड की जिन लोगों ने हॉर्मोन्स को पढ़ा हुआ है ना, बेशक वो मेडिसिनल केमिस्ट्री में पढ़ा हो या जस्ट हॉर्मोन्स का ऐसे स्ट्रक्चर पढ़ा हो, उनको पता होगा कि सिंथेटिक स्टेरॉयड्स क्या चीज़ है, ठीक है ना। और सिंथेटिक स्टेरॉयड अगर उसका एंटागोनिस्ट हो तो फिर उसकी क्या नेचर होगी, उसका क्या रोल होगा, ठीक है। एनी हाउ हम लोग डील करते हैं, अभी हम लोग पढ़ेंगे आगे कि सिंथेटिक स्टेरॉयड किस तरह से एक्ट कर रहा है एज अ हार्मोन के तौर पे भी, ठीक है ना, क्योंकि ये स्पाइरोनोलैक्टोन एक सिंथेटिक स्टेरॉयड है। स्पाइरोनोलैक्टोन का सबसे पहले हम लोग मैकेनिज्म देख लेते हैं। ये एंटागोनाइज करता है एल्डोस्टेरोन को एट इंट्रासेलुलर साइटोप्लाज्म रिसेप्टर साइट, यानी जो एल्डोस्टेरोन की साइटोप्लाज्म के अंदर जो एक रिसेप्टर साइट होती है उसको ये उसके साथ जाके ये खुद बाइंड कर देता है, ठीक है ना। असल में होना क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन ने उस रिसेप्टर के साथ बाइंड करता है, वो रिसेप्टर और एल्डोस्टेरोन जब मिलते हैं तो एक कॉम्प्लेक्स बनता है जो कि एक्टिवेट हो जाता है, ठीक है ना। वो एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो फिर मूव करता है इनटू द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में जाकर ये डीएनए के साथ बाइंड करता है, डीएनए से जब बाइंड करता है डीएनए की ट्रांसक्रिप्शन होती है, फिर ट्रांसलेशन होती है और प्रोटीन्स बनते हैं। प्रोटीन्स क्या करते हैं कि नए सोडियम चैनल्स बनाते हैं, जो कुछ सोडियम चैनल एक्टिव नहीं होते उनको मज़ीद एक्टिव करते हैं, ठीक है। और कुछ सोडियम चैनल्स जो हैं वो पहले से मौजूद होते हैं साइटोप्लाज्म में, लेकिन वो इम्बेड नहीं हुए होते प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर, ठीक है ना, तो उनको इम्बेड करते हैं, यानी कि ये प्रोटीन का ये मीडिएटर प्रोटीन्स हो आप इनको कह सकते हैं, ठीक है ना। जब स्पाइरोनोलैक्टोन एंटागोनाइज करता है एल्डोस्टेरोन को एट इंट्रासेलुलर रिसेप्टर साइट, तो क्या होता है कि रेंडर करता है जो स्पाइरोनोलैक्टोन रिसेप्टर कॉम्प्लेक्स इनएक्टिव। अब वो जब एल्डोस्टेरोन की जगह जाके बाइंड हुआ तो कॉम्प्लेक्स एक्टिवेट ही नहीं हुआ, वो इनएक्टिव रहा, जिसकी वजह से ट्रांसलोकेशन नहीं हुई उस कॉम्प्लेक्स की इनटू द न्यूक्लियस और ना ही मीडिएटर प्रोटीन बने, जिसकी वजह से ना तो जो है वो
जो सोडियम चैनल जो साइटोप्लाज्म में मौजूद थे, ठीक है ना, जो साइटोप्लाज्म में मौजूद थे वो ट्रांसपोर्ट हुए, ना ही इनएक्टिव जो सोडियम चैनल्स थे वो एक्टिवेट हुए, ना ही नए सोडियम चैनल्स बने, ठीक है ना। और क्या हुआ, एक और जो नेगेटिव इफेक्ट हुआ वो क्या आ जाता है, डेट सोडियम पोटेशियम जो रिसेप्टर एक चैनल होता है, ठीक है ना, उसको ये नॉर्मली तौर पे जो है ना ये मीडिएटर प्रोटीन जब बनते हैं ना तो ये एक्टिवेट कर रहे होते हैं, सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर होता है ये, ठीक है ना, ये मीडिएटर प्रोटीन इसको स्टिमुलेट कर रहे होते हैं। अब हम लोगों ने जितने भी डायूरेटिक्स पढ़े हैं उनमें हम लोगों ने सब में पढ़ा कि सोडियम की जब सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर होगा या काउंटर ट्रांसपोर्टर होगा, उसमें क्या होगा कि पोटेशियम हमेशा जो है वो बाहर की तरफ आउट ऑफ द या तो इन द सेल मूव कर रहा होता है एंड देन इनटू द ल्यूमन, ठीक है, और सोडियम हमेशा ल्यूमन से सेल के अंदर आता है और फिर सेल के अंदर से जो है वो ब्लड में मूव करता है। तो पोटेशियम की हमेशा जो है वो एक्सक्रीशन हो रही है, लेकिन क्योंकि ये पोटेशियम स्पेरेंट डायूरेटिक्स हैं, इनका रोल अब देखें क्या है कि जब ये का मीडिएटर प्रोटीन्स नहीं बनेंगे तो उसका नुकसान क्या होगा, या आप कह सकते हैं एक तरह से फ़ायदा क्या होगा कि ये जो चैनल है ना सोडियम पोटेशियम जो एक्सचेंज साइट है क्या कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स की, वो नहीं मतलब एक्टिवेट होगी, वो स्टिमुलेट नहीं होगी, ठीक है ना, क्योंकि मीडिएटर प्रोटीन्स का ये रोल था कि इसको स्टिमुलेट करते थे। जो कलेक्टिंग ट्यूब्यूल इसका साइड ऑफ एक्शन है, ठीक है ना, इसमें इसने क्या किया कि एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर की जगह अटैच्ड हुआ है, ठीक है ना, उसके साथ एक इनएक्टिव कॉम्प्लेक्स बना है जिसकी वजह से कोई मीडिएटर प्रोटीन नहीं बना, ठीक है, जिसकी वजह से कोई सोडियम चैनल नहीं बना, कोई इनएक्टिव जो है सोडियम चैनल एक्टिवेट नहीं हुआ, ठीक है ना, और कोई जो है जो पहले से फॉर्म्ड सोडियम चैनल इनटू उसकी मूवमेंट नहीं होगी इनटू द साइटोप्लाज्म, ठीक है ना। और ना ही जो है एक जो एक्सचेंजर है सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर जो कि मौजूद है कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स में वो एक्टिवेट होगा, ठीक है ना। अब क्या होगा जिसकी वजह से थस द लैक ऑफ द मीडिएटेड प्रोटीन प्रिवेंट सोडियम रीअब्जॉर्प्शन, ठीक है ना, तो इसकी वजह से ना तो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होगी और ना ही पोटेशियम और हाइड्रोजन की एक्सक्रीशन होगी। जब सोडियम रीअब्जॉर्ब नहीं होता, अब सोडियम और हाइड्रोजन भी एक एक्सचेंजर मौजूद होता है ल्यूमिनल साइड पे, उसका भी फिर कोई रोल नहीं होगा, ठीक है ना, और जो सोडियम पोटेशियम एक्सचेंजर है उसका भी फिर कोई रोल नहीं होगा, क्योंकि मतलब कोई रोल नहीं होगा इन द सेंस कि वो सोडियम को रीअब्जॉर्ब नहीं करेगा, ठीक है ना, और पोटेशियम और हाइड्रोजन आयन की एक्सक्रीशन नहीं होगी, ठीक है ना, तो ये दोनों आयन्स जो हैं वो बचेंगे बॉडी में, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है एप्लिरिनॉन जो है हैव लेस एंडोक्राइन इफेक्ट देन स्पाइरोनोलैक्टोन, ठीक है ना, इसके एंडोक्राइन इफेक्ट कम है। अब एंडोक्राइन इफेक्ट इसके किस लिहाज से कम है वो भी हम लोग देखते हैं। एनी हाउ पहले हम लोग इस बात को देख लें कि इसका एक्शन किस तरह से है कि इन एडिमेटियस स्टेट में जब एडीमा हुआ होता है किसी पर्सन को, तो एडीमा में क्या होता है कि जो ब्लड में से जो ब्लड वेसल्स में से जो फ्लूइड हो ना वो चला जाता है इंट्रासेलुलर स्पेसिस में, ठीक है ना, वो मूव कर जाता है, ठीक है। अब वहाँ पर क्या होता है ब्लड का वॉल्यूम जो है वो कम हो जाता है, जब ब्लड का वॉल्यूम कम होता है तो किडनी को ब्लड कम मिलता है, जब किडनी को ब्लड कम मिलेगा तो रेनिन सिक्रेट होगा, रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजन पे एक्ट करेगा और उसको एक्टिवेट करवाएगा और वो जो है एंजियोटेंसिन 1 बनाएगा। एंजियोटेंसिन 1 होता है इनएक्टिव मॉलिक्यूल, एंजियोटेंसिन 1 कन्वर्ट होगा एंजियोटेंसिन 2 में, ठीक है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एक्टिव है, एंजियोटेंसिन 2 जो है वो एल्डोस्टेरोन रिलीज करवाएगा, एल्डोस्टेरोन सोडियम रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा और वाटर रीअब्जॉर्प्शन करवाएगा। बाज़ औक़ात क्या होता है कि जब एडीमा हुआ होता है क्योंकि ब्लड वॉल्यूम कम है तो एल्डोस्टेरोन का रिलीज़ बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो जाता है, क्योंकि जब बॉडी में ऑलरेडी पानी बहुत ज़्यादा है, ये नेफ्रोटिक सिंड्रोम जब मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगी तो आप लोगों को ये बहुत अच्छी तरह ये क्लियर समझ आएगा कि एल्डोस्टेरोन किस तरह से ये आपके लिए हार्मफुल होगा, ठीक है ना। वैसे अभी भी मैंने काफ़ी हद तक कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया है कि एल्डोस्टेरोन जब रिलीज़ होगा तो मज़ीद पानी बॉडी में मतलब बॉडी में मज़ीद पानी जो है ना वो कंजर्व होना शुरू हो जाएगा, हालांकि पहले ही एडीमा की वजह से इतना ज़्यादा पानी है, फिर जब ब्लड वेसल में मज़ीद पानी आएगा तो क्योंकि एडीमा हुआ है इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, ठीक है ना, तो मज़ीद जितना भी ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज़ हुआ था इस सोडियम रीअब्जॉर्प्शन की वजह से वाटर आया, ठीक है ना, वेसल्स के अंदर, वो मज़ीद जो है उसकी मूवमेंट ब्लड वेसल से जो है वो इंटरस्टिशियम या फिर इंट्रासेलुलर स्पेसिस में होना शुरू हो जाएगी, जिसकी वजह से एडीमा मज़ीद बढ़ता जाएगा। तो हम लोग स्पाइरोनोलैक्टोन देते हैं ताकि वो एल्डोस्टेरोन के रिसेप्टर पे जाके बाइंड करे और इसके इफेक्ट को कम करे, ठीक है ना। एनसेड्स अगेन ये भी इसका इफेक्ट जो है वो डिमिनिश करता है, जिस तरह हम लोग बाकी लूप डायूरेटिक्स पढ़ा, थायजाइड डायूरेटिक्स पढ़ा, इन सब में जो है वो एनसेड जो है वो एक नेगेटिव रोल प्ले कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो आप लोगों ने डायूरेटिक के साथ कभी भी पेन किलर के तौर पर एनसेड्स नहीं देने। अब इनके थेराप्यूटिक यूजेस देख लेते हैं, मेजर थेराप्यूटिक यूज कौन से हैं इनके। सबसे पहले एज अ डायूरेटिक देख लेते हैं।
डायूरेटिक मैंने आपको बताया कि इसकी सोडियम एक्सक्रीशन एफिशिएंसी जो है, एफिकेसी इतनी अच्छी नहीं है। हाउएवर इसकी जो पोटेशियम रिटेंशन जो एफिकेसी है वो अच्छी है, इसलिए ये दूसरे डायूरेटिक के साथ जैसे थायाजाइड डायूरेटिक्स के साथ ये यूज़ होता है। स्पाइरोनोलैक्टोन ड्रग ऑफ चॉइस है इन पेशेंट विद द हेपेटिक सिरोसिस एज एडिमा इन दीज पेशेंट इज कॉज्ड बाय सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म के जो हेपेटिक सिरोसिस है ना, उनमें अक्सर एडीमा हो जाता है। और वो एडीमा की वजह क्या होता है कि एल्डोस्टेरोन का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ता जाता है, ठीक है ना। अब जब हम लोग पढ़ते हैं, जब हेपेटिक सिरोसिस जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो इसकी हम लोग देखेंगे पैथोफिजियोलॉजी किस तरह से एडीमा वगैरह हो रहा है। तब तक कि हम लोगों ने बस ये याद रखना है कि एडीमा जो है इन पेशेंट में वो क्या है, सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म की वजह से होता है, ठीक है ना। तो अब ये जो है एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है, तो ये ड्रग ऑफ चॉइस है। अब हम लोगों ने अगर रिकॉल करें, हम लोगों ने पिछली वीडियो में बात की थी कि जो कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर हैं उनको हम लोगों ने लिवर सिरोसिस के पेशेंट्स को नहीं देना, ठीक है, वहाँ पर नहीं देना। और ये डायूरेटिक ड्रग ऑफ चॉइस है, ठीक है ना। तो आप लोगों ने ये पॉइंट्स बहुत ज़्यादा याद रखना है कि किन सिचुएशंस में कौन सा डायूरेटिक आप दे सकते हैं, क्योंकि ये एमसीक्यूज बनते हैं इनके, ठीक है। उसके बाद सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म आ जाता है, ठीक है ना। सेकेंडरी हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म सच एज हेपेटिक सिरोसिस की कंडीशन में जो होता है, ठीक है ना। नेफ्रेटिक सिंड्रोम में मैंने आपको बताया, नेफ्रेटिक सिंड्रोम में एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ जाता है बहुत ज़्यादा इन पेशेंट। तो उसको ट्रीट करने के लिए ये स्पाइरोनोलैक्टोन और ये जो यूज़ होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, इसके बाद आ जाता है इन पेशेंट विद द नो सिग्निफिकेंट एल्डोस्टेरोन लेवल, ठीक है ना। जैसे एडिसन्स डिजीज़ में कोई एल्डोस्टेरोन का लेवल इतना ज़्यादा नहीं बढ़ता, तो उनमें फिर ऐसे ड्रग्स कोई डायूरेटिक इफेक्ट प्रोड्यूस नहीं करते, ठीक है। अब एक तो हम लोगों ने इसका यूज़ देख लिया डायूरेटिक के तौर पे, एक हाइपर एल्डोस्टेरोनिज्म में देख लिया। उसके बाद आ जाता है हार्ट फेलियर। हार्ट फेलियर की वजह से अक्सर जो हार्ट में जो है रिमॉडलिंग होती है, ठीक है ना, ये ड्रग अगर दे दिए जाए तो ये इसको प्रिवेंट करता है। इसी तरह जो है ये मोर्टेलिटी रेट भी जो है ये कम करता है, ठीक है। किस तरह से कि ये ख़ास तौर पे इन पेशेंट विद द उन लोगों में ये मोर्टेलिटी को कम करता है, मोर्टेलिटी रेट को कम करता है जिनमें इजेक्शन फ्रैक्शन जो है वो रिड्यूस्ड हुआ होता है, ठीक है। तो इसलिए ये इस लिहाज से हार्ट फेलियर में भी ये यूज़फुल है, ठीक है ना। लेकिन जस्ट एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट, ठीक है ना। उसके बाद रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन। रेजिस्टेंट हाइपरटेंशन ये वो हाइपरटेंशन होती है जो 3 से ज़्यादा दवाइयों को मतलब रिस्पॉन्ड ना कर रही हो, यानी कि डिफाइंड एज यूज़ ऑफ 3 और मोर मेडिकेशन विदाउट रीचिंग द, यानी कि इस्तेमाल किया जा रहा है 3 से भी ज़्यादा मेडिसिन, लेकिन जो ब्लड प्रेशर का गोल है वो अचीव नहीं हो रहा। अगर ऐसी कंडीशन हो तो फिर ऐसी कंडीशन में हम लोग जो है पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक्स देते हैं। वो अक्सर जो है इन ऐसे पेशेंट जो है पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक्स को रिस्पॉन्ड करते हैं। उसके बाद आ जाता है पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम। अब यहाँ पर हम लोगों ने याद रखना है क्योंकि ये इसका एज अ सिंथेटिक स्टेरॉयड था, ठीक है ना, और एंटागोनिस्ट है एल्डोस्टेरोन का, यानी एंड्रोजन आप कह सकते हैं कि ये स्टेरॉयडल जो भी हार्मोन्स होंगे उनको भी एंटागोनाइज करेगा एक तरह से। सो ये ब्लॉक करता है एंड्रोजन रिसेप्टर को एंड इनहिबिट करता है स्टेरॉयड सिंथेसिस भी इवन हाई डोजेस पे, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो एंड्रोजन का लेवल है ना वो कम होना शुरू हो जाता है। लेकिन ये ऑफ लेबल यूज़ है, इसका यूज़ अभी इतना लाइक आप ये कह सकते हैं कि ऑफिशियली इसको रिकमेंड नहीं किया जाता, ठीक है ना। लोग इसको यूज़ करते हैं, कुछ फिजिशियंस यूज़ करते हैं, सुवेयर कंडीशन में भी यही बाज़ यूज़ हो जाता है, लेकिन इसको इतना प्रमोट नहीं किया जाता इस कंडीशन में पीसीओएस के लिए। उसके बाद एसाइड्स आ जाता है। एसाइड एक कॉम्प्लिकेशन आ जाती है, इसमें इसको सिंपल आम अल्फाज में कहते हैं पेट में पानी पड़ जाना, ठीक है। तो कॉम्प्लिकेशन है ये हेपेटिक सिरोसिस की, ठीक है ना। स्पाइरोनोलैक्टोन इसमें बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। अब हम लोग देख लेते हैं इनकी काइनेटिक्स एंड एडीआरस। ये ओरली एब्जॉर्ब्ड होते हैं। काइनेटिक्स अगर हम लोग देखें तो ये ओरली एब्जॉर्प्शन इनकी है, इनकी प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग काफ़ी ज़्यादा है। मेटाबोलाइट्स जो हैं वो एक्टिव बनते हैं, यानी कि जब इसका मेटाबॉलिज्म होता है तो एक्टिव मेटाबोलाइट्स प्रोड्यूस होते हैं और उन एक्टिव मेटाबोलाइट्स का भी डायूरेटिक इफेक्ट है, ठीक है। जो स्पाइरोनोलैक्टोन है वो पोटेंट इनहिबिटर है पी ग्लाइकोप्रोटीन का। पी ग्लाइकोप्रोटीन एक आप कह सकते हैं कि ये एक प्रोटीन है, ये चैनल है, ये ट्रांसपोर्टर है जो कि ड्रग्स को जो है वो ट्रांसपोर्ट करता है इनटू द सेल, यानी कि अगर वो बाहर ह्यूमन में है और उनको सेल में जाना, जैसे जीआईटी में ये मौजूद होते हैं पी ग्लाइकोप्रोटीन, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है ड्रग की ट्रांसपोर्ट के लिए, ठीक है ना। अगर इनको इनहिबिट कर देगा तो फिर ऐसे ड्रग्स जो इस मैकेनिज़्म को यूज़ करते हैं, ठीक है ना, ब्लड में एंटर होने के लिए या सेल में एंटर होने के लिए, तो फिर वो ड्रग्स जो है वो एंटर नहीं होंगे, ठीक है ना। और जिसकी वजह से क्या होगा कि उनका इफेक्ट नहीं प्रोड्यूस होगा। एप्लेरिनॉन जो है वो मेटाबोलाइज होता है साइटोक्रोम 450
3A4 से ये मेटाबोलाइज होता है और ऐसे ड्रग्स जो इसके इनहिबिटर होंगे उनको इसके साथ को एडमिनिस्टर नहीं करवाना क्योंकि वो इसका लेवल इंक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ADRs में GIT अपसेट, तो गैस्ट्रिक अपसेट ये बहुत कॉमन है, ठीक है ना। तकरीबन हर मेडिसिन के साथ, जैसे आप लोग कहते हैं कि न्यूज़ या वोमिटिंग डायरिया, तो हर एक के साथ जो है ना एक कॉमन सी चीज़ है। लेकिन डायरिया हर सिचुएशन में नहीं, जो GIT के जो हैं क्या कहते हैं ड्रग्स, उनमें ये सिचुएशन ज़रा आप लोगों ने सोच समझ के लिखनी है कि न्यूज़िया वोमिटिंग डायरिया, ये ना हो कि ड्रग ट्रीट कर रहा हो न्यूज़िया को और आप लोग उसका साइड इफ़ेक्ट ही न्यूज़िया लिख दें, इस तरह नहीं करना। अच्छा, जो गैस्ट्रिक अपसेट है, ठीक है, इसके बाद ये रिजेंबल करता है क्योंकि ये सेक्स स्टेरॉयड को, इसलिए ये गैनिकोमेस्टिका कर सकता है इन द मेल में, जिसको डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट कहते हैं। इसके अलावा मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटी कॉज कर सकता है इन द फीमेल्स में, ठीक है ना, क्योंकि ये स्टेरॉयड से रिजेंबल करता है। आप देखें ये PCOS को अगर ये ट्रीट कर रहा है तो इसके साइड इफ़ेक्ट भी हैं, लेकिन हम लोगों ने बात की कि एप्लोडेनॉन के जो है एंडोक्राइन इफेक्ट्स इतने ज़्यादा नहीं है, तो अगर ये इसको यूज़ करना ज़रूरी है तो फिर आप इसके रिप्लेसमेंट में ये कर सकते हैं अगर ये साइड इफ़ेक्ट्स आ रहे हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं हाइपरकैलीमिया, यानी कि जो पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है। इसी तरह जो है इसके अलावा न्यूज़िया आ जाता है, लेथार्जी आ जाता है, मेंटल कन्फ्यूजन आ जाती है। हम लोगों ने एहतियात बरतनी है जब हम लोग ये दवाइयाँ दे रहे हों, यानी कि पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे रहे हो, तो मोस्ट इंपॉर्टेंटली ऐसे ड्रग्स के साथ हम नहीं देना जो खुद भी हाइपरकैलीमिया कॉज करते हैं, यानी कि वो भी हाइपरकैलीमिया कॉज कर रहे हैं, यहाँ भी हम पोटेशियम स्पेरिंग डायूरेटिक्स दे दें तो फिर पोटेशियम का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। हालांकि हमारी बॉडी को पोटेशियम का लेवल इतने ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। ऐसे ड्रग्स कौन से हैं? AC इनहिबिटर्स आ जाते हैं, ठीक है ना, क्योंकि ये एल्डोस्टेरॉन बनने नहीं देते, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन 2 नहीं जब बनने देंगे, जब ये एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है ना। एंजियोटेंसिन 2 जो है वो रिलीज़ करवाता है एल्डोस्टेरॉन की। एल्डोस्टेरॉन जो है वो क्या करता है, सोडियम रीअब्जॉर्प्शन एंड सोडियम रीअब्जॉर्प्शन कॉज करवाता है एंड वाटर रीअब्जॉर्प्शन कॉज करवाता है एंड पोटेशियम की एक्सक्रीशन करवाता है। लेकिन अगर ACE इनहिबिटर हो तो फिर एल्डोस्टेरॉन नहीं बनेगा। जब नहीं बनेगा तो इसका मतलब है सोडियम की जो है रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होगी, इसका मतलब है पोटेशियम की एक्सक्रीशन होगी, ठीक है ना। उसके बाद आ जाता है, जैसे मैंने अब बहुत दफ़ा बता चुकी हूँ कि पोटेशियम की एक्सक्रीशन किस तरह से होगी, क्योंकि आगे जो है वो सारे लोड को कंपेंसेट करने के लिए, जो सोडियम लोड बढ़ा होता है, जो वाटर का लोड बढ़ा होता है, ठीक है ना, उसको कंपेंसेट करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा जो दूसरे पार्ट्स हैं बॉडी नेफ्रॉन के, वो सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन स्टार्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से एक्सचेंजर के ज़रिए सोडियम पोटेशियम जो ATPase पंप है उसके ज़रिए पोटेशियम निकलना शुरू हो जाता है, क्योंकि फ़्लो इतना ज़्यादा होता है, यूरिन फ़्लो इतना, आउटपुट इतना बढ़ चुका होता है उस डायूरेटिक के इस्तेमाल की वजह से। ल्यूमन में जो यूरिन वॉल्यूम है वो इतना ज़्यादा होता है कि फ़ौरन से जो है जल्दी जल्दी जो है पोटेशियम एक्सचेंज होकर वॉश आउट होता जाता है उस एरिया से और मज़ीद निकलता जाता है, ठीक है ना। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा पोटेशियम एक्सक्रीशन हो जाती है, ठीक है। तो अच्छा, ये AC इनहिबिटर्स की वजह से क्या होगा कि पोटेशियम का लेवल बॉडी में बढ़ जाता है और पोटेशियम सप्लीमेंटेशन ली जा रही है, ठीक है ना। वो भी फिर प्रॉब्लम है कि अगर किसी ने कहा कि थायाजाइड के साथ ठीक है पोटेशियम सप्लीमेंटेशन लेनी है, लेकिन आपको ये नहीं पता कि आप थायाजाइड के साथ स्पाइरोनोलैक्टोन भी ले रहे हो, तो फिर आपको पोटेशियम सप्लीमेंट लेने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि ये खुद जो है इट्स सेल्फ जो स्पाइरोनोलैक्टोन या पोटेशियम स्पेरिन डायूरेटिक्स ये कंजर्व कर रहे हैं, ये बचा रहे हैं पोटेशियम को बॉडी के अंदर, ठीक है। तो ये ओवरऑल था स्पाइरोनोलैक्टोन के बारे में, ठीक है ना, जो कि एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट है। अब हम लोग सोडियम चैनल एंटागोनिस्ट जो है वो देख लेते हैं, जो कि ये भी वो भी पोटेशियम स्पेयरिंग ही हैं, ठीक है, लेकिन उनका मैकेनिज्म क्या है कि ये सोडियम चैनल ब्लॉकर्स हैं। अमाइलोराइड जो है, अच्छा, इनमें आ जाता है ट्राईएम्ट्रिन एंड अमाइलोराइड, ये दोनों ही ब्लॉक करते हैं सोडियम चैनल को, ठीक है ना, जो कि मौजूद होते हैं क्लोक्टिंग ट्यूब्यूल्स में, जिसकी वजह से सोडियम पोटेशियम एक्सचेंज भी जो है वो कम हो जाता है। ये डिपेंड नहीं करते एल्डोस्टेरॉन, इनका एल्डोस्टेरॉन के साथ कोई मतलब ताल्लुक नहीं है, एल्डोस्टेरॉन का लेवल ज़्यादा हो कम हो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन एल्डोस्टेरॉन एंटागोनिस्ट की तरह ही ये एफिकेशियस डायूरेटिक नहीं है, ठीक है ना, और इनको दूसरे डायूरेटिक के साथ कॉम्बिनेशन में इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, ट्राईएम्ट्रिन एंड अमाइलोराइड। इनके साइड इफ़ेक्ट्स क्या हैं कि ये यूरिक एसिड जो है यूरिक एसिड का लेवल बढ़ा देते हैं, अगेन उसी तरह जो ऑर्गेनिक एसिड सिक्रेटरी मैकेनिज्म है उसी तरह रीनल स्टोन फॉर्मेशन कॉज करते हैं एंड पोटेशियम एक्सक्रीशन कॉज करवाते हैं, ये पोटेशियम रिटेंशन कॉज करवाते हैं। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स। ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स के नाम से पता चल रहा है कि ये जो ऑस्मोलैरिटी है उसको चेंज कर रहे हैं या उसको जो है अफेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वजह से डायूरेसिस प्रोड्यूस हो रही है, ठीक है ना। अब हमें ये तो पता है कि जहाँ पर सोल्यूट की मूवमेंट होती है उसी तरफ वाटर की मूवमेंट जो है वो वाटर सोल्यूट को फॉलो करता है या आयंस को फॉलो करता है, ठीक है ना। अगर सोल्यूट ज़्यादा है किसी जगह पे तो फिर वो वाटर को भी होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पर हम लोगों ने ये देखना है कि सिंपल हाइड्रोफिलिक,
ठीक है ना, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि ये हाइड्रोफिलिक्स होते हैं। केमिकल सब्सटेंसेस जो फिल्टर्ड हो जाएं ग्लोमेरुलस से, जैसे मैनिटोल एंड यूरिया, वो रिजल्ट करते हैं कि कुछ डिग्री जो है वो डायूरेसिस कॉज करते हैं। अब होता क्या है कि जब ये सब्सटेंस जो है मौजूद होते हैं ल्यूमन, अब ये फिल्टर्ड हो गए, ये ल्यूमन में आ गए, जब ये ल्यूमन में आ जाते हैं ना तो फिर ऑस्मोलैरिटी उस ट्यूबुलर फ्लूइड की वो बढ़ जाती है, ठीक है ना। जब उसकी बढ़ जाती है तो वो प्रिवेंट करता है वाटर की रीअब्जॉर्प्शन नहीं होने देता, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पर सोल्यूट मौजूद होता है, वो वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है ना। ऑस्मोटिक डायूरेसिस इसकी वजह से प्रोड्यूस होती है, और स्मॉल अमाउंट ऑफ पोटेशियम लॉस भी होता है, ठीक है ना, यानी कि वाटर अगर रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा तो वो किस लिहाज से जो है वो सोडियम एक्सक्रीशन वो भी कॉज करवा सकता है। ये ज़्यादातर वाटर एक्सक्रीशन को जो है वो करने के लिए इस्तेमाल होता है, यानी इंक्रीज करता है, मोस्टली यूज फॉर इंक्रीजिंग द वाटर एक्सक्रीशन, यानी कि पानी जब मकसद हो कि वाटर रिटेंशन को जो है वो ख़त्म किया जाए बॉडी से और वाटर एक्सक्रीशन कॉज करवाई जाए, तो फिर इन डायूरेटिक्स को यूज़ किया जाता है। हाँ, ये बाज़ औक़ात जो है सोडियम रिटेंशन हो तो उसके लिए भी यूज़ किया जाता है, क्योंकि किसी हद तक जो है ये सोडियम लॉस भी करवा रहे हैं, ठीक है। They are used to maintain urine flow following acute toxic ingestion of the substances that are capable of producing acute renal failure, यानी कि ऐसे substances अगर गलती से उनकी इंजेक्शन हो गई है जो कि acute renal, acute होता है फ़ौरन उसी वक्त, जिसकी इंटेंसिटी भी हाई हो और जो जिसका ऑनसेट बहुत रैपिड हो, ठीक है ना, उसको एक्यूट कहते हैं, ठीक है ना, और जिसकी इंटेंसिटी हाई इंटेंसिटी पे और रैपिड ऑनसेट हो, ठीक है। तो एक्यूट फॉरन रीनल फेलियर जो करवा सके, ठीक है ना, ऐसे ड्रग अगर किसी ने इंजेस्ट कर लिया, ऐसा सब्सटेंस किसी ने इंजेस्ट कर लिया, तो फिर क्या होता है, जब रीनल फेल हो जाता है तो बॉडी में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाती है। लेकिन अगर आप ऑस्मोटिक डायूरेटिक उसको दे दो तो क्या होता है कि यूरिन फ्लो मेंटेन रहता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो यूरिया, नाइट्रोजन और जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो एक्यूमुलेट नहीं होते बॉडी में, ठीक है ना। तो उस वजह से डायूरेसिस होना शुरू हो जाती है, ठीक है। और जो बॉडी में जब ये एक्यूमुलेट नहीं होते तो फिर मज़ीद डैमेज नहीं होता बॉडी फंक्शंस। मेन स्ट्रेट ट्रीटमेंट किसके लिए है, इंक्रीज इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए, या एक्यूट रीनल फेलियर जो कि शॉक की वजह से हुआ हो, या बाजू का शॉक की वजह से भी हो जाता है एक्यूट रीनल फेलियर, उसके लिए भी यूज़ होता है। इंट्राक्रैनियल प्रेशर को रिड्यूस करने के लिए भी ये यूज़ होते हैं। ड्रग टॉक्सिसिटीज़ में एंड ट्रॉमा में यूज़ होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से कि मेन स्ट्रेट ट्रीटमेंट ये कौन से हैं, मतलब मेन स्ट्रेट ट्रीटमेंट कौन सा है, कौन सा ड्रग है इन कंडीशन के लिए या इंट्राक्रैनियल प्रेशर के लिए। जैसे हमने इंट्राओक्यूलर प्रेशर के लिए पढ़ा था हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कि कार्बोनिक एनहाइड्रेज इनहिबिटर यूज़ हो रहे थे इंट्राओक्यूलर प्रेशर के लिए, और ग्लूकोमा को ट्रीट कर रहे थे, ओपन एंगल ग्लूकोमा को। अच्छा, ये मेंटेन करते हैं यूरिन फ्लो एंड प्रिजर्व द लॉन्ग टर्म किडनी फंक्शन, सेव द पेशेंट फ्रॉम डायलिसिस, क्योंकि ये किडनी यूरिन फ्लो को मेंटेन करते हैं, ठीक है ना, क्योंकि जब ये फिल्टर होकर आते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा वाटर एक्सक्रीशन कॉज करवाते हैं, जिसकी वजह से यूरिन का वॉल्यूम भी बढ़ता है और जिसकी वजह से पेशेंट को जो है वो डायलिसिस पे नहीं शिफ्ट होना पड़ता, ठीक है ना, वो ज़्यादातर जो है वो इससे बचा रहता है डायलिसिस से। उसके बाद अगर हम लोग इसकी काइनेटिक्स को देखें तो मैनिटोल जो है वो ओरली एब्जॉर्ब नहीं होता, इसको IV देना पड़ता है। अब आ जाते हैं इसके ADRs पे। इसके ADRs में आ जाता है एक्स्ट्रा सेलुलर वाटर एक्सपेंशन होना शुरू हो जाती है, डिहाइड्रेशन बाज़-औक़ात हो जाती है, हाइपो भी हो सकता है और हाइपरनेट्रीमिया दोनों हो सकते हैं, ठीक है। तो ये थे डायूरेटिक्स के टाइप्स, इनका मैंने ऑलमोस्ट ईच एंड एवरी पॉइंट कवर करने की कोशिश की है, ठीक है ना। कंडीशन के लिहाज से इनका डोज मैटर करेगा, इनकी फॉर्मुलेशन हम लोग देख लेंगे कौन कौन सी फॉर्मुलेशंस में ये अवेलेबल होते हैं। ये आप लोग स्टडी करें, ये सर्च करें, क्योंकि आप जब सर्च करेंगे तो आपकी इन्फॉर्मेशन में मज़ीद इजाफा होगा। इसके मैकेनिज्म आपको क्लियर हो गए, ठीक है ना, काइनेटिक्स क्लियर हो गई हैं, ADRs क्लियर हो गए, थेराप्यूटिक यूजेस क्लियर हो गए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो उसका मैं प्रोसीजर में मेंशन कर दूँगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ के बारे में आपको पता चल जाए, और इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर करें, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और बहुत ज़्यादा हार्ड कंडीशंस में ये यूज़ होते हैं। नॉट इन ओनली इन द हार्ड कंडीशंस, बल्कि जो CNS की कंडीशन है, जैसे मैंने बताया कि ये इंट्राक्रैनियल प्रेशर में भी ये इसको यूज़ हो रहा है, ठीक है ना। इसके अलावा रीनल जो है फेलियर में उसके लिए ये बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, ठीक है ना। एंड मैनी मोर कंडीशंस लाइक नेफ्रोटिक सिंड्रोम वगैरह में ये यूज़ होता है। सो आप लोगों ने इस टॉपिक को अच्छी तरह प्रिपेयर करना है। कोई क्वेरी हो तो आप लोग मुझे मेरे फेसबुक पेज पर मैसेज कर सकते हैं। नाउ सब्सक्राइब माई चैनल एंड अल्लाह हाफिज़।